Today we have chemical bonding. Chemical bonding means you have different atoms and you want to make a bond between that atoms, okay, to make a single entity. You have different atoms and you want to join them to get another single entity with different physical and chemical properties. ये हमारा मकसद होता है, इसके लिए हम बॉन्ड बनाते हैं। और कोई भी एटम अपना बॉन्ड क्यों बनाता है किसी के साथ? जस्ट टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। कोई भी एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो जो बॉन्ड होता है वो चूँकि हम केमिकली वो बॉन्ड बन रहा होता है, सो दैट वी कॉल इट केमिकल बॉन्ड and the process is called chemical bonding. Okay? जब भी आपसे पूछा जाए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है तो फिर आपने वो बताना है जो मैं बताने लगा हूँ। और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए बॉन्ड क्या है तो बॉन्ड फिजिकल भी हो सकता है, जिस तरह आपके पास ये नोटबुक है, एक दूसरे के साथ नोटबुक में पेजेस बाइंड होते हैं ना, ये भी एक बॉन्डिंग है, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होती है, रूहानी किसी के साथ अटैचमेंट होती है आपकी, ये चीज़ें। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, और इसकी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड। Ionic bond. As the name indicates, here you have ionic, means you will have different types of ions. Okay? Ions. Ions कौन से हो सकते हैं? You have positively charged ion, that we call it cations, and negatively charged anions. Okay? Negatively charged ions are called anions. You have cations and anions. अब इन cation और anion को जो फोर्स जोड़े रखती है, बाइंड किए रखती है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अदर से फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट holds atom together in a compound. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जो कि चार्जेस के बीच में होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन आयंस को आपस में जोड़े रखती है। अब आयंस कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये एक दूसरे के साथ जिस फोर्स को के तहत मिले होंगे उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है? द बॉन्ड बिटवीन आयंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके? अब इसमें अपोजिटली चार्ज कैटाइन एंड एनाइन ये आपस में मिले होंगे। ठीक है? उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, क्लोराइड इज नेगेटिवली चार्ज। और तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इनको हम कहते हैं these two elements join together to electrostatic force of attraction in ionic bond. Another example, आप कोई और ले लें, और कौन सी लें? कैल्शियम फ्लोराइड लें। ठीक है? CaF2 ये एग्जाम्पल है। अब इनमें ज़रूरी क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है?
जब भी आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, the bond between metals and non-metals usually gives you ionic compound, ionic bond. अब वो बॉन्ड या वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए उनको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। मीन सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सोडियम की और प्रॉपर्टीज हैं, क्लोराइड की और हैं। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दे कम अप विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन दे हैव टोटली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन देयर पेरेंट एटम्स। ओके, उनसे इनकी डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज। तो ये एक आयनिक कंपाउंड, आप ये 2 एग्जाम्पल इनफ है। ठीक है, यही आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब भी कंबाइन होते हैं तो आपके पास, अब मैं अगर अपनी मर्जी से भी देख के ले लूँगा ना, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देख लेना है कि इनमें से मेटल्स कौन सा है। अगर तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन हुए हों तो वो आपके पास क्या होगा? आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ओके, covalent bond. This bond is due to sharing of electrons between our atoms. Okay, between atoms. Sharing of electrons. उसमें क्या था? आयंस ऑलरेडी थे, वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अटैच थे। उनको हम क्या कहते थे? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ये बॉन्ड यूजुअली किसमें पाया जाता है? नॉन मेटल्स में। जब भी नॉन मेटल्स कंबाइन होंगी, दे विल कंबाइन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, HCl कोवलेंट बॉन्ड, NO3, चलो ये ना लिखो, हाँ ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसको नहीं लिख सकते, या क्यों लिख लो H2Cl2, ये सारे क्या हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। और चूंकि ये सारे नॉन मेटल अगर देखें, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या है? नॉन मेटल है। तो व्हेन नॉन मेटल कंबाइन टू गिव यू अ डिफरेंट कंपाउंड, they usually combine through a covalent bond. Okay, due to sharing of electron. अब शेयरिंग बताता हूँ क्या होती है। शेयरिंग के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो आयोनिक में भी चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बाद में भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो, then you will be able to draw the structure of both ionic and covalent compounds. Okay, valence electrons कौन से होते हैं? The electrons present outermost shell of an atom. उसके outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं that are called valence electrons. They usually involve in sharing or transferring of electrons. वो जो valence electrons हैं वो sharing में भी involve होते हैं, वो transfer में भी involve होते हैं। क्यों? Because they are loosely bonded. They are loosely bonded with nucleus. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे न्यूक्लियस की ग्रिप लो होती है, इजी होती है, इसलिए वो शेयर भी हो सकते हैं और वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं क्योंकि वो आउटर शेल
अब इनको जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको शो करने के लिए हमें अलीवस डॉट सिंबल यूज करना पड़ता है या मॉडल यूज करना पड़ता है। लीवस साइंटिस्ट का नेम है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को शो करेंगे तो वो कहता है या तो आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डॉट से शो करें, डॉट शेयरिंग है ना, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयर करें, ठीक है, तो उनको या डॉट से शो करें। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उस डॉट को उन्होंने एक लाइन की सूरत में भी लिखा है, लाइन हो या इस तरह डॉट लिखे हो, तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, कोवलेंट बॉन्ड। और वो किसको फॉलो कर रहा होगा, लीवस डॉट सिंबल। तो इसमें क्या होता है, या मॉडल, ये क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट होता है और एलिमेंट के साथ उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डॉट की सूरत में लिखे जाते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, आई विल राइट डॉट ओवर हियर। तो ये जो शेप आपने लिखी है, ये डॉट है, ये यहाँ से आया इस वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब अगर ये H को मैं Cl से मिलाता हूँ तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ओके। अब ये जो डॉट है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, ये और ये अनपेयर्ड है, ये आपस में शेयर, ओके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूजुअली शेयर नहीं होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों, ये क्यों शेयरिंग करते हैं, टू बिकम स्टेबल फॉर्म, टू बिकम इन स्टेबल फॉर्म, ठीक है। अब वो मैंने आपको ये सिर्फ सेकंड पीरियड तक ही कराने हैं, उससे आगे नहीं करवाने। जो सेकंड पीरियड में एलिमेंट आते हैं वहां तक हम ये काम करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे, वो और रूल होता है। सेकंड पीरियड तक जो भी आपके पास ये एलिमेंट्स होते हैं, दे यूजुअली वांट टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सराउंडिंग, जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, OC, ये किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल। वो क्या है कि ईच एलिमेंट वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सराउंडिंग। अब इसमें कितने हैं, 7। इसको 8 पूरा करने के लिए क्या 8 की नीड है, तो वो यहाँ से शेयर होगा। और जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो डबलेट को फॉलो करते हैं, मीन कि उनमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आने चाहिए, डबलेट को फॉलो करते हैं। और सेकंड पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड डबलेट को फॉलो करता है, सेकंड पीरियड ऑक्टेट को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब इसका जब ये शेयर होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका डबलेट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको फिर हम यूं लिखेंगे, 8 अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, ये थ्रू लीवस स्ट्रक्चर लिखा है, लीवस प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें हमने डॉट लिखा है। डॉट के साथ इसको यूं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 डॉट्स जो है वो एक बॉन्ड के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये भी सेंटर वाली लाइन पे लगा दें तो वो भी आपका पर्पस सर्व कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयर होकर एक बॉन्ड बनता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ बॉन्ड इज एक्चुअली कम फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग कैसे होती है कि 2 अगर पार्टनर हैं तो वो भी कुछ पार्ट देगा, वो भी कुछ पार्ट देगा, देन इट इज अ शेयरिंग। ये ट्रांसफर नहीं है, ये शेयरिंग है। ट्रांसफर इज समथिंग एल्स। तो ये होता है ये मैं इनको बताऊंगा, जब तो सारे पढ़ लेंगे ना फिर बताऊंगा, ठीक होगी बात। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोवलेंट बॉन्ड।
इसी तरह मैं क्या लिखता हूँ, वाटर स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको हम यूं लिखते हैं ना, मगर ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। ये कैसे पता चला 6 होते हैं? ये कैसे पता चला मुझे कि इसमें 6 होते हैं? भी कह सकते हैं कि इसका हमें इंफॉर्मेशन तब मिलेगा जब आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ऑक्सीजन, मैं वाटर का स्ट्रक्चर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें होता ये है कि ऑक्सीजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें पहले, हाइड्रोजन की भी लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p4। हाइड्रोजन कंडीशन होते हैं 1s1। सेकेंड हाइड्रोजन 1s1। 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल वो शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है। हम आउटर मोस्ट शेल के होने का हमें अंदाजा किससे होगा? इस नंबर से होगा। अगर 1 लिखा हुआ है तो ये इनर शेल है, 2 जिनके साथ लिखा है वो आउटर शेल है, अगर कहीं 3 होगा, 4 होगा तो वो फिर उसका आउटर शेल। तो इसके आउटर शेल में कितने सब शेल आ गए? s2 सब शेल। और इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 होते। इसमें अब कितने की स्पेस है अभी? 2 की। टोटल इसमें कितने होते हैं? 8 सेकंड शेल में। तो यहाँ पे 6 है। और P में कितने होते हैं? 6। यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे आइडिया होगा? वो यहाँ से हुआ। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने 1s2, इसको मैं यूं लिख रहा हूँ, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब पीछे कितने बच गए? 2। तो वो पहले कैसे जाते हैं? विद सेम स्पीड जाएंगे। अब ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये क्या है? अनपेयर्ड। यहां से हमें आइडिया हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके अनपेयर्ड, ठीक है। सॉरी, हाँ 4, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गए? अनपेयर्ड। और ये आपका क्या है? आउटर शेल। इसको आपको वैलेंस शेल बोलते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 4 2 6, ठीक है। और 6 में पेयर्ड कितने हैं? 6 में पेयर्ड कितने हैं? कितने पेयर हैं? 2 पेयर है। और अनपेयर्ड कितने हैं? 2। आइडिया हो गया। अब जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो इसमें हमने 2 पेयर्ड बना लिए, 2 अनपेयर्ड। जी क्लियर हुई बात? 2 आपने पेयर्ड लिख दिए और 2 अनपेयर्ड लिख दिए। अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। चलो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप क्रॉस से लिखें, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। अब शेयरिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे तो कोई शेयरिंग नहीं हो रही, ये तो उसके अपने हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से हो गए इलेक्ट्रॉन्स? इनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग।
ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर है, इनको जरूरी ही नहीं है। ये भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर्स। लोन पेयर्स। लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? आप बैंक से लोन लेते हैं, उधार। तो ये लोन पेयर्स मीन कि ये जो लोन पेयर है ये वो पेयर्स है जो किसी को उधार दिए जा सकते हैं। इस पर भी हम बात में करेंगे आगे जाकर, इसलिए हम इनको लोन पेयर्स कहते हैं। ये अवेलेबल है इनके पास उधार देने के लिए। अगर उधार देने से उस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उधार देने से उसको डेफिशिएंसी आएगी। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली अब आपको आइडिया हो गया कि इसमें लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, और कहाँ से वो बॉन्ड बना रहा है। अब इसकी जो शेप है वो ऐसी नहीं होती, वो मैं बाद में बताऊंगा कि शेप कैसे होती है। NH3। अब इसमें कितने बॉन्ड होंगे, कैसे बनेगा ये? तो इसमें भी आपने पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। S 2s 2px 2py 2pz, ये तो 2 जाएंगे, इसमें भी 2 आएगा। अब इनमें 1 हाइड्रोजन कितनी है? 3 1s1 1s1 1s1। अब पहले आप लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, ठीक है। 5 में से पेयर्स कितने हैं? पेयर 5 में से पेयर कितने हैं? 1। उस पेयर को आप यहाँ लिख लें, ठीक है। बाकी 3 क्या है? अनपेयर। इनको आप ऐसे लिख लें। ये कल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पेयर है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितनी हाइड्रोजन है? 3। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये क्रॉस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इसको आप डॉट भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रेड डॉट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब शेयरिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर वो तो बॉन्डिंग पेयर है। 1 लोन पेयर 1 जो कि नॉन बॉन्डिंग है। लोन पेयर इसमें 1 हो गए और ये बॉन्डिंग। तो कितने बॉन्ड बन गए इसमें? 3। और ये चूंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। होगी बात क्लियर? चलिए, इसी तरह ये इनकी फर्दर 3 टाइप्स है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको हम लिखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन जब भी 2 एटम्स होंगे, सपोज एक एटम ए है और एक एटम बी है, इनमें एक ही लाइन होगी, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर क्या होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो क्या होगा? ए अगर एटम है तो उसके 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डबल
बॉन्ड ए और ये NH3 अगर आप लिखते हैं तो उसमें 3 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाली एग्जांपल तो मैंने करवा दी है। डबल बॉन्ड की देखते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी एग्जांपल आप O2 लेते हैं, इसको आप यूं लिख सकते हैं O, ठीक है। O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s 2s 2px 2py 2pz। इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 2 1 1 1 और ये 2 1, ठीक है। इसी तरह एक और आप लेते हैं, वो क्या है? O2 ही है, O ही है ना नेक्स्ट वीक। इसको भी आप यूं लिख सकते हैं। ये मैं बार बार इसको लिख लूँ, पहले सिंगल सिंगल लिखता हूँ फिर डबल लिखता हूँ। यहाँ पे लिखने में कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर लिखते हुए आपने वही प्रैक्टिस करनी है। उसका वो कौन सा रूल आप अप्लाई कर रहे हैं? कॉन्जर्व। उसमें क्या कहा था हमने कि अगर इक्वली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को जिनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो उनमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ये हर रूल था, इसको फॉलो करते हुए लिखना आप, ठीक है। अब देखें कि ये पेयर है ऑलरेडी, ये भी बॉन्डिंग नहीं कर सकेगा। जो पेयर है वो बॉन्डिंग कर ही नहीं सकेगा। ये पेयर है ना, यहाँ पे भी ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये भी पेयर है, नहीं इन्वॉल्व होगा। ये भी पेयर है, नहीं इन्वॉल्व होगा। अब ये आपस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जब ये नया कंपाउंड बनाए, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा? इनमें से कोई एक स्पिन आपने चेंज कर देगा, क्योंकि उसने अपोजिट स्पिन से रहना है। कैसे? अगर भी यहाँ पे आते हैं लोग, तो अगर ये ऐसे है तो जब ये इसके साथ शेयर होगा तो ये यूं आ जाएगा। अगर ये ऐसे है तो ये आगे यूं आ जाएगा। कोई एक जब वो साथ में आएंगे तो वो अपनी स्पिन चेंज करके वो एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे शेयरिंग के दौरान। तो इसी तरह क्या हुआ? अब यहाँ पे लिखे, इधर ऑक्सीजन लिख लिया, इधर ऑक्सीजन लिख लिया। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 में से पेयर कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये 2 आप पेयर रखें, इसके भी 2 पेयर रखें। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जब हाइड्रोजन का केस था तो वहां पे तो हमने यूं किया था, 2 इधर रख लिए, एक इधर रख लिया था, एक इधर रख लिया था। अब चूंकि आपके पास एक ये ऑक्सीजन है और दूसरा ये ऑक्सीजन है, तो वो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही तरफ आएंगे। तो अगर ये एक अनपेयर्ड है, इस पेयर को फिर आप यूं लिख लें ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। ये पेयर है, ये पेयर है, ठीक है। ये पेयर है, ये पेयर है, ठीक है। अब अनपेयर्ड को मैं यूं लिख रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। इसी तरह इस ऑक्सीजन के एक ये है और एक ये, ठीक है। अब ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा। एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका जेड जाएगा, ये भी ग्रीन है तो हम इधर ही कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक एटम दूसरे एटम से, बिटवीन द एटम्स, तो ये शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? आप डबल, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में, O2 के मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स कितने हैं? O2 में लोन पेयर्स वो तो एक में 2 है ना, O2 बन गया ना, 2 ये 4। अब एक नया मॉलिक्यूल बन गया ना, अलग अलग से वो मिल गया ना शेयर करके।
और बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 2। ये लोन पेयर 4 और बॉन्डिंग पेयर 2। सिमिलरली फॉर एग्जांपल देता हूँ N2 की, तो ये क्या होगा N, ये एग्जांपल होगी, ठीक है। N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। आप दूसरा भी ले लें, 1s 2s 2px 2py, सिमिलरली आप यहाँ के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये ठीक लिखा मैंने। ठीक है, अब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक में ये बैलेंस क्या है? इसका ये बैलेंस है 5 में से बॉन्डिंग लॉन पेयर्स कितने हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जो कि पेयर्ड है, जो ऑलरेडी पेयर्ड है। पेयर्ड कितने हैं? नाइट्रोजन में एक पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर, और बाकी 3 क्या है? अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, अनपेयर्ड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये शेयर हो सकते हैं ना। जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो कहाँ शेयर होगा? ठीक है ना। वो मैंने पहले कहा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वो वाला इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता, वो कोर इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और कोर जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, उस पर न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, उसको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको आप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते और वो हो भी नहीं पाता। यही बात है। अब ये 2s जो है ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इसको छेड़ना मुश्किल है, इसको आप ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये अनपेयर्ड है, दे वांट टू बी पेयर्ड, तो यही शेयरिंग करेंगे ना, ठीक है। जब शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। आपके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये लिख लें। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है। इसको जरा मैं दूर बैठे हुए ताकि आपको पता चले कि ये अनपेयर्ड है। इसी तरह इधर आ रहे हैं, ये पेयर्ड हो गया और ये अनपेयर्ड हो गया। अब ये तीनों तो ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जांपल है। ये एक ही लाइन में भैया, वो दो भी का समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ट्रिपल। समझ आ रही है? नहीं बेटा, NH3 में क्या है कि आपके पास NH3 है, नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। बिटवीन का क्या मतलब होता है? मैंने बार बार कहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स। बिटवीन कब लगाते हैं? जब कोई भी दो चीजें, कोई भी दो एटम्स, तभी हम वर्ड क्या यूज करते हैं उसमें? कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करते हैं? बिटवीन। जब आपके पास कोई भी दो चीजों को आप करते हैं, उससे ज्यादा हो तो फिर क्या बोलते हैं? अमन। अमन का वर्ड मैंने बोला बॉन्ड और बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पे बिटवीन, कोई भी बिटवीन ले ले, अगर आप ये बिटवीन लेते हैं तो इसमें क्या है? एक ही बॉन्ड है ना। अब अगर आप यहाँ पे ये बिटवीन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, अगर ये एटम लेते हैं तो यहाँ पे भी एक है। तो दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर which has 3 single bonds, okay, 3 single bonds. This structure has 1 triple bond between the atom है ना। यहाँ पे एक ये एटम है, एक ये एटम है, बिटवीन वाली बात सादे होती है यहाँ पे कि नहीं होगी। अब बिटवीन में कितने लाइनें हैं? 3, which means it has 1 triple bond. This structure has 3 single bond. हाँ जी, होगी क्लियर बात?
इनको कहते हैं लीविस डॉट प्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। और वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। पर एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें आयोनिक कंपाउंड में अगर और आयोनिक कंपाउंड और इधर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड हो, इनका डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनते हैं। ठीक है, दैट होल्ड्स एटम कि ये जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम में नहीं लिखना, आयंस है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जोड़ के रखता है। और ये क्या होता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। यहां से भी बात क्लियर हो जाती है, वो एटम्स है और ये आयंस है। इसमें इसकी एग्जांपल क्या होगी, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कब बनता है, जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन करके कंबाइन। ये इसकी एग्जांपल क्या है, आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, इसमें भी आप और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को देख के एटम मेटल कहाँ पे है, नॉन मेटल कहाँ पे है। और ये क्या है, बिटवीन नॉन मेटल्स, इनमें यूजली नॉन मेटल्स ही इन्वॉल्व होती है। ये देखिए, ये भी नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं। ये जो आयोनिक कंपाउंड है, चूंकि इनमें टाइटली बॉन्ड होता है और ये आपको सॉलिड भी मिलते हैं यूजली। मैनी आयोनिक कंपाउंड्स यूजली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जब सॉलिड स्टेट में है तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये अब इनमें दो तरह की फोर्सेस होती है। एक फोर्स होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली, एक फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो भी एक होती है, बाद में पढ़ेंगे। तो दो तरह की फोर्सेस होती है। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्डिंग जो बॉन्ड वाली होती है। तो इस वजह से ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आपको यूजुअली गैसेस फेज में मिलते हैं, कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, या लो मेल्टिंग सॉलिड्स। अब इससे भी आपको बात क्लियर होगी है ना, लो मेल्टिंग सॉलिड मीन के वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो थोड़े टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ये वाटर में यूजली सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं, आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, ये यूजली सॉल्युबल होते हैं, गुड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड है, पानी में मिक्स करें तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाए। अब ऑयल ले लेते हैं, ऑयल
वो कोवलेंट नेचर उसमें होती है सारी, उसको पानी में डाल कर हो जाएगा। थोड़ा बहुत वो उसका एक एडिशन हो जाती है, एक जंक्शन पे आकर थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे यूजली मैनी कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिल गया कि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। मैनी कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पे ये आयोनिक बॉन्ड होता है यहाँ पे। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड को ना एक और भी बहुत जगहों पे आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये भी लिखा जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, ये भी लिखा जाता है। होती जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसमें जो मेन डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मगर ये कोवलेंट बॉन्ड की एक हट के टाइप है, जो बनते बन जाता है तो फिर हमें नहीं पता चलता कि ये कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है इनके बनने का, उस वक्त हमें पता चल जाता है। बस इसमें यही डिफरेंस है। और इसमें एक और डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये बात ठीक है ना? बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या किया था कि 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 एटम्स जब मिलते हैं, सपोज एक ए है और एक बी है, इनको बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमें दे देता है शेयर कर। डोनर सिर्फ एक रहता है। इस केस में डोनर जो है एक ही एटम रहता है, मगर जब ये दे देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो हमें पता चल जाता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मगर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो ये यूं ही नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनमें डोनर एटम एक ही होता है। शेयरिंग नहीं, शेयरिंग होती है मगर उसमें देने वाला एक ही है। इसकी जो मैं आपको ये देखें MH3 और BF3, ये एक एग्जांपल है। यू लिखा होता है, ये यू, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए शेयर करने के लिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, जब वो इसको देगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज डालेगा? पॉजिटिव, और बी पे नहीं। मगर इस वक्त अभी हम नहीं लिख पाते क्योंकि ये भी प्रोसेस हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह, तब हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, उसने जब दे दिया, और बी के ऊपर नेगेटिव क्या शो करता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वो नाइट्रोजन के लिए इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव था। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जांपल है। डेली लाइफ में हमारे पास ये जितने भी आप हैं, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड मौजूद है? वाटर। तो वाटर में कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड बहुत घूम रहे हैं, बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं। इसी तरह आपकी बॉडी में सॉल्ट भी होता है, सोडियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स भी आपकी बॉडी में हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अब ये सारे जो रिएक्शन, एक आप अपनी बॉडी ही ले लें तो आप एक एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स में आते हैं, हम उसमें आ गए। इसी तरह प्लांट्स में देख लें, प्लांट्स में भी डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हमें होते हैं कि नहीं? जो बायो वाले हम खिलाड़ी हो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के कंपाउंड्स डेली लाइफ में तकरीबन हर जगह आपको नजर आते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब इनको आप स्टडी करते हैं तो बेसिकली आप केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा बायो साइंसेस वाला इन चीज़ों को इस इम्पैक्ट से स्टडी करे कि भाई इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो केमिस्ट्री और बायो को जोड़ रहा है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप बायो और केमिस्ट्री को जोड़ के पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब मैं आ रहा हूँ केमिस्ट्री की ब्रांचेस पे कि डेली लाइफ में कैसे आप देखते हैं। अगर कोई फिजिक्स वाला बंदा, फिजिक्स के नॉलेज वाला वाटर को स्टडी कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को, या ये देख रहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल डायनामिक्स में, काइनेटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होता है। मसलन आप जब भागते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो किस वजह से बढ़ रहा है? आप सपोज यूँ है ना कि ये रूम है, ये यहाँ पे खड़ा है, रुका हुआ है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, मगर चांद पे जाके देखेंगे तो ये रूम भी मूवमेंट कर रहा होगा। मगर ज़मीन के लिहाज से तो ये वहीं पे है ना, अर्थ के लिहाज से। तो जब आप भागते हैं वो तो आप भाग रहे हैं, आपके अंदर क्या ऐसा प्रोसेस हो रहा है, या आप सब बात लेते हैं, वो कौन सा रिएक्शन है जो आपकी बॉडी को हीटअप कर देता है? वो यही है कि लाइट जो होती है, लाइट में IR रेज होती है। IR रेज सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करती है, वाटर को वाइब्रेट करवाती है। जब वाटर का मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो उस वजह से आप माइक्रोवेव, लाइट माइक्रोवेव, वो भी वाटर के साथ ही खेलता है। वो अब इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो वाटर की। जब फिजिक्स वाला इस चीज़ को स्टडी करता है तो उसको क्या कहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। मैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन। इसी तरह अगर इंडस्ट्री में आप केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह आप अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, जियो। तो अगर उसके साथ आप केमिस्ट्री को देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह फिर केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली जो मेन कार्बन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ वो स्टडी करते हैं क्योंकि कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम रिलेशन देख के उनको स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप एटम बॉम्ब बनाना चाह रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपने न्यूक्लियर के साथ खेलना होता है। तो जब वहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर है डेली लाइफ में बताइए, ये तो है डायरेक्ट ब्रांचेस। फिर इनकी एप्लीकेशन फर्दर भी होती है। मसलन ये अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ का यूज़ हो रही है, सीमेंट में वाटर है, उसकी वो क्या कहते हैं, सीमेंटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम होता है, सॉरी। तो वो जब सीमेंट का बनना और ये सारा आना, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। इवन के ये कंप्यूटेशनल जो पार्ट है, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने में कहीं की केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स होती है। आप सिलिकॉन्स बनते हैं, चिप्स बनती हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट। ये जितने इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, मोबाइल बना हुआ है, ये मोबाइल आपके सामने है, इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, फिजिक्स भी। इसकी LEDs, उसमें केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स भी है। इसके अंदर जो सिलिकॉन की चिप लगी हुई है, वहाँ पे इसका ये जो बॉक्स बना हुआ, वो एराबाइट, इस तरह के मटीरियल्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री से बनते हैं, ठीक है। इस तरह आप फैब्रिक्स में चले जाएं, डाई, कलर, कपड़ों में जो कलर आता है, ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंथेटिक है, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक है जो कि इसमें इम्पार्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ग्लासेस में चले जाएं, आपने पहने हुए हैं, यहाँ पे क्वार्ट्ज, ठीक है, या फिर ये अलॉयज बनती है, इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और कोई एग्जाम्पल जल्दी लाइट से बताया, जल्दी ताकि मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। कोई चीज़ बताए, लाइट, लाइट आ रही है, अब लाइट ये आके
आपको कैसा कलर देती है, लाइट ना हो तो आपको गलत कलर नज़र आता नहीं आता। तो हाँ, तो इस वजह से वो इंटरेक्शन हो रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर वापस आता है, लाइट इमिट होती है, आपको वो कलर नजर आता है। जी आप बिल्कुल फ्लेवर्ड जूसेस में ये आप अगर किसी के पास कोई वो है टिन पैक है या जूस कोई है, उसके ऊपर लिखा होता है कलरेंट्स मटेरियल डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सोप इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट्स हैं, आप घरों में ये सोप सर्फ एक्सेल है, इनको डिटर्जेंट बोलते हैं, या विम है, आप वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, या शैम्पूस वगैरह है, आपके पास परफ्यूम्स हैं। जी आप आगे जी परफ्यूम्स हैं, इनमें तो बड़े ये आपके ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है सिंथेसिस में। मेडिसिन सबसे बड़ी चीज़, तो मेडिसिन आपको मिलती है, उसमें फार्मेसी। अब अगर फार्मास्यूटिकल पार्ट केमिस्ट्री के साथ मिक्स किया जाए तो उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो आपके पास मेडिसिन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, सस्पेंशन, ये सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं। और ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये गाड़ियाँ जो हैं आपकी चलने वाली, इनमें ऑयल खासतौर पे ऑयल की वो जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शंस बनते हैं, ये हाई ऑक्टेन है, ये लो ऑक्टेन है, ठीक है, या फिर ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये कैरोसिन ऑयल है, ये सारी डिस्टिलेशन जो है ये केमिस्ट्री की बेस पे है, ठीक है। फिर इसी तरह आप ये हेयर ऑयल्स, टॉनिक्स यूज़ करते हैं, या आप आजकल एक तो फार्मास्यूटिकल होता है ना, ये जो आप बॉडी पे नेचुरल मेकअप वगैरह होता है, एक तो होता है ना ये कॉस्मेटिक्स स्टोरेज जिसको कहते हैं, उसको नॉटोस्यूटिकल भी कहते हैं, कि नेचुरली आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी की। तो एक तो एक कॉस्मेटिक्स है, सिंथेटिक होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट को लेके किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आजकल ये फेसबुक पे जो बड़ा ऐड आ रहा है न्यूट्री फैक्टर का, न्यूट्री फैक्टर एक कंपनी बनी है जो बच्चों के लिए बायोग्रो, मल्टीविटामिन्स और इस तरह की सारी चीज़ें हाँ बना रही है। तो इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स और ये सारे बनते हैं, इनको ख़ास रेशो से रखा जाता है, ठीक है। और ये आपका नेचुरल वाटर, एक्वाफिना हो गया, प्योर, ये जितने भी हैं इनमें केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कोरोना हुआ होगा जी, आपने चेकअप करवाना है, वहाँ पे कोरोना के साथ वो अच्छा जी आपको ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड टेस्ट करवाया, वो ब्लड टेस्ट में टेस्टिंग के दौरान केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। और क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। तो ये केमिस्ट्री का यूज़ है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज है, केमिस्ट्री का यूज़ है। अब इतने ब्रॉडर एरियाज मैंने आपको बता दिए, मगर बच्चे आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं केमिस्ट्री वाले, सर वेयर एक्चुअली वी गेट गेट जॉब, कहाँ पे? हर जगह पे जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स ओवर देयर इन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन प्लस योर पोटेंशियल।